नमस्कार, सेंटर फॉर एम्बिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये मैपिंग सीरीज़ का पहला पार्ट है। और इस पहले पार्ट में जिस विषय पर चर्चा होगी वह विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी सामान्य जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्ल्ड मैपिंग में जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय है मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व। ये विषय पिछले 2-3 महीने से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे मध्य पूर्व में, उस मध्य पूर्व में हम ये देखेंगे कि क्या है मध्य पूर्व, क्या है मिडिल ईस्ट। और कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है मिडिल ईस्ट को लेके कि इसे वेस्ट एशिया भी कहते हैं, इसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, क्या गल्फ़ कंट्री ही मिडिल ईस्ट हैं। बच्चे अक्सर इन विषयों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो आज हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि मध्य पूर्व में जो देश हैं उनकी लोकेशन देखेंगे, और जो मध्य पूर्व की जो देश हैं किन किन वाटर बॉडी से, किन किन जल राशियों से घिरे हुए हैं वो हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले अगर हम पूरे वर्ल्ड के मैप को देखें तो हम ये देखेंगे कि वेस्ट एशिया है, जो मिडिल ईस्ट है, वो भारत से किस साइड है। मतलब हमें अगर कोई भी मैपिंग करनी होती है तो हम पहले भारत को केंद्र में रख के उस विषय को देखें, उस चीज़ को देखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए, हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत ये है। अगर इसको कई नामों से पुकारा जाता है, मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। तो भारत के ये वेस्ट में है और एशिया कॉन्टिनेंटल में है और वेस्ट में है भारत के, यानी तो इसे हम कहते हैं वेस्ट एशिया। आपको समझ में आया? ये है वेस्ट एशिया। अब इसको मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं? मिडिल ईस्ट इसलिए कहते हैं कि ये नाम दिया अंग्रेज़ों ने ये नाम अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए दिया गया, क्योंकि किसी समय पर आपने देखा कि विश्व पटल पर, पूरे विश्व पर किसी समय यूरोपीय देशों का आधिपत्य था। तो यूरोपीय देशों ने, अंग्रेज़ों ने इस ईस्ट वाले पार्ट को, जो उनके पूर्व में पड़ता था, उसको 3 भागों में डिवाइड किया। जो ऑटोमन साम्राज्य था, जो आपका बाल्कन प्रदेश था, उसको कहा नियर ईस्ट। और जो पैसिफिक ओशन का जो पार्ट है, जो वर्तमान में आप देखेंगे कि चाइना और जापान जो पैसिफिक ओशन से लगते हैं, उसको उन्होंने कहा फार ईस्ट। और फार ईस्ट और नियर ईस्ट के बीच में जो शेष भाग बचा, उसे इन्होंने कहा मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया एक नाम था, और मिडिल ईस्ट आज भी यूज होता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो मध्य पूर्व जो देश हैं वो क्या हैं, वो एनर्जी रिच कंट्री हैं। और एनर्जी रिच कंट्री होने के कारण, क्योंकि विश्व की आप जानते हैं, क्योंकि विश्व का जो 20% क्रूड ऑयल है वो उस मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। जो विश्व का 20% जो नेचुरल गैस है वो भी मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। और भारत की वर्तमान जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका 60 से 70% भी मिडिल ईस्ट से आता है। इसलिए जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो जगह है, वो शुरू से ही काफ़ी जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसलिए मिडिल ईस्ट का जो शब्द है वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, वर्तमान में भी रेलेवेंट है। और समय आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये मध्य पूर्व का देश, मध्य पूर्व जो जगह है, मिडिल ईस्ट जो है, वो काफ़ी रेलेवेंट होती चली गई और आज भी ये चीज़ रेलेवेंट है। इसलिए नियर ईस्ट और फार ईस्ट को हटा दिया गया, नियर ईस्ट और फार ईस्ट को हटा दिया गया, इसलिए शब्द बचा मिडिल ईस्ट। इसलिए यूरोप के जो लोग थे, उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार, राजनीतिक सुविधा अनुसार इसको नाम दिया मिडिल ईस्ट। तो आपको समझ में आया कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया
एक ही शब्द हैं। एशिया में जो लोग रहते हैं, ये पार्ट है आपका, जो ये सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, लीबिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, टर्की, लेबनान, सीरिया, ये वाला पार्ट हमारे वेस्ट में पड़ता है। इसके लिए हमने इसको कहा वेस्ट एशिया, और यूरोपीय देशों ने अपनी सुविधानुसार इसको कहा मिडिल ईस्ट। तो आप समझ गए कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया एक ही शब्द है। अब आपने सुना होगा गल्फ़ कंट्रीज़। अब आपने सुना होगा गल्फ़ कंट्रीज़, खाड़ी देश। इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इन देशों को खाड़ी देश क्यों कहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ क्यों कहते हैं। आप ये देखिए कि गल्फ़ क्या होता है, खाड़ी क्या होता है। जब किसी महासागर का पानी स्थल के अंदर तक समा जाता है, अंदर तक चला जाता है, और वह पानी जब तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। और उस स्थल पे जो देश स्थित होते हैं, जो देश होते हैं उस पानी के अगल बगल, उससे हम कहते हैं खाड़ी देश। जैसे अरेबियन सी किसका पार्ट है? अरेबियन सी पार्ट है इंडियन ओशन का। तो अरेबियन सी का जो पानी है वो आप देखिए, ये आपका पर्शियन गल्फ़ में चला गया, यानी ये पानी स्थल के अंदर तक समा गया, और इस पानी के अगल बगल जो भी देश हैं, जो भी स्थल है, और इस स्थल पर जो भी देश हैं, उन्हें कहा गया खाड़ी देश, गल्फ़ कंट्रीज़। समझे आप? अब इस पर्शियन गल्फ़ के अगल बगल जो भी देश हैं, जैसे आपने देखा ईरान, इराक, और ये आपका कुवैत, आपका सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान, यानी आपके जो 8 देश हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। पहला हुआ ईरान, फिर आप आइए एंटी क्लॉकवाइज आइए, पहले ईरान, फिर इराक, और इराक के नीचे एक छोटा सा हिस्सा है कुवैत, फिर आप आइए सऊदी अरेबिया, फिर बहरीन, यानी पर्शियन गल्फ़ में एक देश है बहरीन, जो कि द्वीप है, आइलैंड है, और आइलैंड उसे कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। गल्फ़ किसे कहते हैं? गल्फ़ उसे कहते हैं जो 3 ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे गल्फ़ कहते हैं। अब देखिए कतर, यानी बहरीन छोटा सा देश, उससे बड़ा कतर, उससे बड़ा यूएई, और फिर देखिए ओमान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 कंट्रीज़ क्या हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। समझ गए? आपसे अगर पूछे कि गल्फ़ कंट्रीज़ कितने हैं, तो आप पहले लिखिए ईरान, फिर लिखिए इराक, फिर लिखिए कुवैत, फिर लिखिए बहरीन, फिर लिखिए सऊदी अरेबिया, फिर लिखिए कतर, फिर लिखिए ओमान, और फिर लिखिए यूएई। तो ऐसे 8 कंट्री सराउंडेड है, घिरे हुए हैं पर्शियन गल्फ़ से, इन्हें कहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़। अब आपको ये जानना है क्या, अब दो नाम आपके सामने आए, 3 नाम आपके सामने आए। पहला नाम आया मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट को हम कहते हैं वेस्ट एशिया, ये आप समझ, मैंने आपको समझा दिया। अब एक नाम आता है गल्फ़ कंट्रीज़। तो क्या गल्फ़ कंट्रीज़, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको वेस्ट एशिया का नाम दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने बताया कि गल्फ़ कंट्रीज़ तो उस गल्फ़ के सराउंडेड हैं, उस खाड़ी के चारों ओर हैं, लेकिन जो वेस्ट एशिया है
जो आपका मिडिल ईस्ट का पार्ट है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसमें करीब करीब आपके 17 से 18 देश समाये हुए हैं। तो हम कहेंगे कि जितने भी गल्फ़ कंट्री के देश हैं, आप समझिए, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ के देश हैं, जितने भी खाड़ी देश हैं, वो वेस्ट एशिया के पार्ट तो हैं, वो मिडिल ईस्ट के पार्ट तो हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है। आपको समझ आया? आप समझिए कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ के खाड़ी देश हैं, गल्फ़ यानी खाड़ी, जितने भी खाड़ी देश हैं वो वेस्ट एशिया के पार्ट तो हैं, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ तो उस खाड़ी के चारों तरफ है, जो मैंने बताया आपको, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, यूएई, कतर। लेकिन जो वेस्ट एशिया है वो खाड़ी देश का हिस्सा नहीं, खाड़ी देश के हिस्से नहीं है। आप समझ पाए? मैंने कहा वेस्ट एशिया के सारे देश खाड़ी देश का हिस्सा नहीं है। समझ गए? यानी खाड़ी देश, जितने भी खाड़ी देश हैं वो वेस्ट एशिया का पार्ट तो है, लेकिन वेस्ट एशिया में जितने भी देश हैं वो खाड़ी देश नहीं हैं। आगे आइए, अब आप समझ गए। आप वेस्ट एशिया समझ गए, यानी वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एक ही बात है, वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट एक ही बात है, और गल्फ़ कंट्रीज़ इसके अंदर हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ वेस्ट एशिया का पार्ट तो हैं, लेकिन वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं वो गल्फ़ कंट्री का पार्ट नहीं है, गल्फ़ कंट्रीज़ नहीं है। समझ गए आप? अब आता है अरब कंट्रीज़। अरब कंट्रीज़ से किसे कहते हैं? अरब कंट्रीज़ पर्शियन गल्फ़ से देखिए, ये पर्शियन गल्फ़ है, ये देखिए, पर्शियन गल्फ़ से जितने भी देश लग रहे हैं उन्हें हम खाड़ी देश कहते हैं। अब एक शब्द आता है अरब कंट्रीज़। अरब कंट्रीज़, अरब कंट्री, खाड़ी देश कितने हैं? 8। लेकिन उन 8 कंट्री में, उन खाड़ी देशों में जो ईरान है वो अरब कंट्री नहीं है। बाकी 7 देश क्या हैं? अरब कंट्री हैं। अब ईरान अरब कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान का जो इतिहास है वो करीब करीब 2000 साल पहले का इतिहास है, 2000 साल पहले का इतिहास है। और ये जो अरब कंट्री हैं इनका जो ओरिजिन हुआ वो 700 AD के आसपास हुआ। और ईरान का जो कल्चर है, ईरान की जो हिस्ट्री है, ईरान का जो इतिहास है वो अरब कंट्री से काफ़ी अलग है। इसलिए खाड़ी देशों में जो 8 कंट्री हैं उनमें से ईरान अरब कंट्री नहीं है। बाकी जो 7 देश हैं वो 7 देश कौन कौन से हैं? इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये 7 देश क्या हैं? अरब कंट्री हैं। ईरान अरब कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान की जो हिस्ट्री है, ईरान की जो लैंग्वेज है, ईरान का जो कल्चर है वो अरब कंट्री से काफ़ी पुराना है और काफ़ी अलग है। अब एक शब्द आता है GCC। GCC इसे बोलते हैं खाड़ी सहयोग परिषद, यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया जब 1980 से 88 के बीच जब ईरान और इराक में वॉर चल रहा था, तो इन 6 देशों ने आपसी सहयोग कैसे होगा, कैसे हम व्यापार करेंगे, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए एक GCC एक परिषद बनाई गई जिसे कहा गया खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। अब इसमें कितने देश हैं? इसमें 6 देश हैं। अब 6 देश कैसे? जो आपके अरब कंट्री थे, 7 अरब कंट्री थे, उसमें मैंने बताया था इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। अब इन GCC में उन 7 कंट्री में
कौन शामिल नहीं है? इराक। यानी जीसीसी में गल्फ कंट्रीज के 2 देश शामिल नहीं है, गल्फ कंट्रीज के 2 देश शामिल नहीं है, गल्फ कंट्रीज के एक इराक और एक ईरान, गल्फ कंट्रीज के, ठीक है। और अरब कंट्री के एक देश शामिल नहीं है, वो है इराक। आपको बात समझ में आई? हमने समझ लिया कि अभी तक हमने ये समझा कि मिडिल ईस्ट किसे कहते हैं, वेस्ट एशिया किसे कहते हैं, गल्फ कंट्रीज़ किसे कहते हैं, अरब कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, क्या सारे अरब कंट्री, क्या सारे गल्फ कंट्री वेस्ट एशिया के पार्ट हैं, क्या वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के सारे देश गल्फ कंट्री का पार्ट हैं, ये हमने सब समझ लिया। आइए अब देखिए, हमने इसको कहा वेस्ट एशिया, और ये जो वेस्ट एशिया है वो आपके सेंट्रल एशिया से अलग होता है, और सेंट्रल एशिया से अलग होता है, और कुछ पार्ट इसका साउथ एशिया का आता है। जैसे आप देखेंगे ये आपका जो ये है, जो वेस्ट एशिया है वह सेंट्रल एशिया से अलग होता है, और कुछ पार्ट इसका साउथ एशिया से अलग होता है। तो हम देखेंगे कि ऊपर हम देखेंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान साउथ एशिया का पार्ट है, और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जो पार्ट है वो मध्य एशिया का पार्ट है, यानी सेंट्रल एशिया का पार्ट है। और उसके ऊपर देखेंगे रशिया लगा हुआ है, और इसके बगल से कैस्पियन सी है। तो आपका जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है वो साउथ एशिया, और साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से अलग होता है, और सेंट्रल एशिया में आपका तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से अलग होता है। यानी इसकी वेस्ट जो आपका मिडिल ईस्ट है वो कजाकिस्तान से इसकी बाउंड्री टच होती है, तुर्कमेनिस्तान से इसकी बाउंड्री टच होती है, और अफ़गानिस्तान से इसकी सीमा लगती है, और पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ईरान की बाउंड्री जो ईरान है वो पाकिस्तान से टच होता है? हाँ साहब, होता है। आपसे पूछा जाए कि तुर्कमेनिस्तान से टच होता है? हाँ होता है, लेकिन कजाकिस्तान से टच नहीं होता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन पूरा वेस्ट एशिया कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से टच होता है, ठीक है। ऊपर आपका रशिया है। अब आइए देखिए, मैंने बताया था कि ये वाला हिस्सा क्या है? पाकिस्तान। ये वाला क्या है? अफ़गानिस्तान। ये वाला हिस्सा क्या है? आप देखेंगे ये तुर्कमेनिस्तान, और ये आपका कजाकिस्तान, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके, ये ऐसे, और फिर ये आपका ऐसे करके, ये आपका पाकिस्तान, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका जो वेस्ट एशिया है उसमें कितने देश आते हैं। पहले देखिए ईरान आया, फिर आपका इराक, और आप देखेंगे कि ईरान से जो ऊपर जाएंगे तो 3 देश दिखाई देंगे आपको। एक है अर्मेनिया, एक है अजरबैजान, ये अर्मेनिया है, ठीक है। ये आपका अर्मेनिया, ये अजरबैजान, और ये आपका जॉर्जिया, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, ये आपका अजरबैजान, ये अर्मेनिया, और ये जॉर्जिया। ये आपका टर्की, यानी 1 2 3 4 टर्की। फिर टर्की से नीचे आएंगे तो सीरिया,
फिर आप आएंगे इजराइल, फिर आप देखेंगे सीरिया के नीचे लेबनान, फिर इजराइल, फिर इजिप्ट का एक छोटा सा पेनिनसुला लगा हुआ है, प्रायद्वीप लगा हुआ है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हो और 1 ओर से स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का भाग है वो लगा हुआ है वेस्ट एशिया से। अब आइए सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, यमन, ओमान, कुवैत, ये सारे देश वेस्ट एशिया के पार्ट हैं। लगभग अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया में 18 कंट्रीज आते हैं और पर्शियन गल्फ से कितने देश लगते हैं? 8। ठीक है। अरब कंट्री कितने हैं? 7, कोई ईरान शामिल नहीं है। और जीसीसी में कितने देश हैं? 6, क्योंकि ईरान और इराक इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। और हम देखेंगे कि वेस्ट एशिया के हमने देश देख लिए कि कौन कौन से देश हैं वेस्ट एशिया में। अब हम देखेंगे कि वेस्ट एशिया कितनी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसका हम देख लेते हैं उसको। ये देखिए, ये ईरान वाला पार्ट है, ये ईरान वाला पार्ट है। ईरान के अगर आप ऊपर जाएंगे, अब हम चलेंगे कि कौन हम कैस्पियन से शुरुआत करेंगे और कैस्पियन पे ही ख़त्म करेंगे कि जो वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, वो कितनी वाटर बॉडी से सराउंडेड है। देखिए, पहले कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से आप नीचे आएंगे तो ये आपका कुवैत है और इससे छोटा सा पार्ट लग रहा हुआ है पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है। तो पर्शियन गल्फ, फिर गल्फ ऑफ ओमान, और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता है इस समय काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी महीनों से। फिर आप आगे आएंगे तो अरेबियन सी आएगा, फिर अरेबियन सी से आप आगे आएंगे तो गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ है बाब अल मंडेव। फिर आप आगे जाएंगे तो रेड सी से आप आगे जाएंगे तो जो आ गया सुएज कैनाल, और जो आ गया गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी, सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल होते हुए हम जाएंगे मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से हम जाएंगे, ये पहुँचेंगे एजियन सी, और एजियन सी है, और ये सी ऑफ मरमरा, और ये ब्लैक सी, और ब्लैक सी के बगल में क्या है? सी ऑफ ओजोव। और फिर ओजोव से हम कहाँ आ गए? कैस्पियन सी में आ गए। तो जो आपका वेस्ट एशिया है वो कैस्पियन सी से घिरा हुआ है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी से गल्फ ऑफ अकाबा, और सुएज कैनाल, मेडिटेरियन सी, ये एजियन सी, ये आपका सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, ओजोव सी। अब इस जल राशियों के बीच में जो जल संधियाँ हैं, कितनी जल संधियाँ हैं उसको भी हम देखते हैं, स्टेट कितनी है वो भी हम देखते हैं। अभी हम आज इस वीडियो में केवल लोकेशंस देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ है वेस्ट एशिया में, कौन कौन सी वाटर बॉडी कहाँ है, इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं। आगे विस्तार से हम एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे और समझ पाएंगे, एक समझ विकसित कर पाएंगे इस वेस्ट एशिया को लेके। और जब आप 4 से 5 वीडियो देख लेंगे तो वेस्ट एशिया को लेके आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। पहली जो स्टेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जल संधि क्या होती है? जल संधि यानी स्टेट, ये 2 जलराशियों को जोड़ती है और 2 स्थल खंडों को अलग करती है, यानी 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है, कनेक्ट करती है, और 2 लैंड बॉडी उनको सेपरेट करती है। उसे कहते हैं स्ट्रेट। यानी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो जोड़ रही है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको जोड़ रही है? पर्शियन गल्फ प्लस गल्फ ऑफ
ओमान। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़े तो अरेबियन सी आया, गल्फ ऑफ एडन आया, और गल्फ ऑफ एडन अब आया गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जो जोड़ रहा है वो स्ट्रेट है बाल अल मंडेव, यानी बाल व मंडेव। तो आप समझ पाए, ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रही है, और ये आपका बाब अल मंदेब ये जोड़ रही है रेड सी, गल्फ ऑफ एडन को। अब आगे आते हैं, हम रेड सी से आगे बढ़े, तो रेड सी से जब आगे बढ़ेंगे तो एक सुएज कैनाल, जिसे हमने जो इस्थमस था, स्थल खंड को काट के बनाया गया था, वो हमने जोड़ा, वो हमने जोड़ा भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, और एक गल्फ ऑफ अकाबा जो कि इजराइल से टच हो रहा है। अगर हम गल्फ ऑफ अकाबा, क्योंकि रेड सी का पानी किस में जा रहा है, गल्फ ऑफ अकाबा में, और गल्फ ऑफ अकाबा किससे टच हो रही है, इजराइल से टच हो रही है, तो इजराइल भी रेड सी का पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, मेडिटेरियन सी में आए, और मेडिटेरियन सी और एजियन सी और मरमरा सी के बीच में एक स्ट्रेट है, इसे कहते हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट। डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट जल संधि, ये किसके बीच में है, एजियन सी और मरमरा सी। अब मरमरा सी और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसको हम याद करेंगे, वो है स्ट्रेट ऑफ वास्पोरस। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए हम इसको एक कोड बना लेते हैं, इसको आप आसानी होगी आपको समझने में। इसका कोड है ADM BB, यानी एजियन सी और मरमरा सी के बीच में कौन सी जल संधि है, डार्डेनल्स। और मरमरा और ब्लैक सी के बीच में जो जल संधि है वो है वास्पोरस, पोरस स्ट्रेट। ADM BB, यानी डी से डार्डेनल्स और बी से वास्पोरस, ये ब्लैक सी हो गया आपका। और ब्लैक सी और स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी और सी ओजो के बीच में है कर्च स्ट्रेट। यानी हमने अभी तक हमने कितनी स्ट्रेट पढ़ी, अभी तक हमने पढ़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेव, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, स्ट्रेट ऑफ वास्पोरस और स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, फिर एक बात समझ लीजिए आप आराम से, ये देखिए नंबर 1 स्ट्रेट कौन सी, स्ट्रेट फॉर हॉर्मुज। ये नंबर 2 स्ट्रेट, ये कौन सी, बाब अल मंदेब। ये आपकी मरमरा सी और एजियन सी के बीच में डार्डेनल्स स्ट्रेट, 1 2 3। और आपकी मरमरा सी और ब्लैक सी के बीच में कौन सी, 3 4 वास्पोरस स्ट्रेट। और ब्लैक सी और ओजोब सी के बीच में कौन सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च। समझ में आया आपको, यानी 5 स्ट्रेट हैं। जो 5 स्ट्रेट हैं, जल संधियां हैं, वो वेस्टर्न
एशिया में, मिडिल ईस्ट में है, और कैस्पियन सी, पर्सियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, रेड सी, गल्फ़ ऑफ एडन, सुएज़ कैनाल, मेडिटेरियन सी, एजियन सी, आपका फिर मरमरा सी, ब्लैक सी, ओजोब सी, ये सब सराउंडेड है वेस्ट एशिया के। तो आज हमने समझा कि वेस्ट एशिया में कितने कितने देश हैं। आज हमने समझा कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया एक ही शब्द हैं। आज हमने समझा कि गल्फ़ कंट्रीज़ को ही हम वेस्ट एशिया कहते हैं। आज हमने समझा कि अरब कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। आज हमने समझा कि पर्शियन गल्फ़ के आसपास कितने देश लगते हैं। आज हमने देखा कि जीसीसी में कितने देश हैं। तो आज हमने ये भी देखा कि वेस्ट एशिया के आसपास कितने सागर हैं, कितनी स्ट्रेट हैं। तो आज हमने ओवरऑल इस वीडियो के माध्यम से इनकी स्थिति, देशों की स्थिति, आपके सागर की स्थिति देखी। आने वाले वीडियो में हम एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और दोबारा से जो हमने आज पढ़ाया है वो हम दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। तो 4 से 5 वीडियो में आपका वेस्ट एशिया अच्छे से तैयार हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि आने वाली परीक्षाओं में आप यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत कर पाएंगे। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, और अच्छे से और डीपली इसको हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा, और आने वाले वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन कराया जाएगा, जिससे वेस्ट एशिया के रूप में आपकी एक समझ विकसित हो सके। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।